16 में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है गौरांग शाह, संदीप वागले, क्रिस सुब्रमण्यम और साथ ही रजत बोस। जो पिक्स हम अब लेने वाले वो लेंगे क्रिस से। क्रिस बताइए, वायदा कारोबार में कौन से स्टॉक चुने आपने आज ट्रेडिंग के लिहाज से? जी, शुरुआती तौर से एक टीवी 18 ब्रॉडकास्ट जहां पर काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रही है। यहाँ पर अगर आप लगता है लास्ट लगभग एक साल में यहाँ पर 47.47 इस लेवल पे आके यहाँ पर करेक्शन आ रही है। ये 5वां अटेम्प्ट है और मेरा मानना है कि शायद जैसे जैसे इस लेवल क्रॉस करेगी इस पे बहुत बड़ी एक बढ़त आ सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि शायद इसमें एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और खरीदारी की जा सकती है। एक मॉडेस्ट टारगेट पकड़ के चल रहा है 50 और लेकिन मेरा मानना है कि शायद ये 55 तक जाने की संभावना है। स्टॉप लॉस 44। दूसरा आईबी रियल, इसमें भी एक बहुत ही रिमार्केबल स्ट्रेंथ देख रहे हैं। रियल एस्टेट स्पेस में मेरा मानना है कि शायद ये सबसे बेहतरीन स्टॉक है। जो भी करेक्शन आती है यहाँ पर बाइंग हो जाती है। कल के भी सेशन में हमने शॉर्ट कवरिंग रैली देखी थी, तो यहाँ पर भी मेरा मानना है कि शायद 99-100 यहाँ तक जाने की क्षमता है और स्टॉप लॉस 91 रख के यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है। तीसरा इंफ्राटेल, ये शायद यहाँ पर एक वैल्यू बाइंग भी हो रही है क्योंकि डिलीवरी वॉल्यूम्स लगातार बढ़ती आ रही है और यहाँ पर 340-360 के बीच में अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हुई है। कल के सेशन में भी अच्छी खासी तेजी देखी है। पर माने कि शायद यहाँ पर एक 390 का एक मॉडेस्ट टारगेट पकड़ के यहाँ खरीदारी की जा सकती है। 360 का एक स्टॉप लॉस और एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी है आईसीआईसीआई बैंक में। यहाँ पर एक बेयर स्प्रेड के सहारा दे रहे हैं, जहां पर हम सलाह दे रहे हैं कि 260 का एक पुट लेके चले जो 10:30 का क्लोजिंग था कल, और साथ साथ 240 का पुट स्ट्राइक का कॉल बेच के चले जो कल 3 के आसपास बंद हुआ। नेट कॉस्ट 7.5 है। हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर एक थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। टारगेट 15 और एक स्टॉप लॉस 3, ये ऐसी हमारी तरफ से स्ट्रैटेजी से। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स है जहां पर आज आपके लिए रहने वाला है एक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। प्री ओपनिंग सेशन में क्या संकेत आ रहे हैं? चलिए टिप्स जो पहले आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही, 56 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 5 अंक ऊपर आपको दिखेगा निफ्टी। यस बैंक सिर्फ 10% नीचे है पहली टिक पर, हालांकि इतना नहीं गिरेगा इतना तो तक भी नहीं गिरा जितनी भी हुई थी, पोस्टपोन हुई थी। अच्छा, रुपए ने शुरुआत की 6 पैसे की कमजोरी के साथ और मजे की बात देखिए कल रुपए में काफी कमजोर शुरुआत हुई थी, अच्छी रिकवरी भी निचले स्तरों से हुई थी। आज 6 पैसे की मामूली कमजोरी है रुपए में, तो थोड़ा सा रुपया नुकसान के साथ खुलता हुआ दिख रहा है, लेकिन अच्छे नुकसान के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। यस बैंक जो है 8.5% नीचे। अल्ट्राटेक सीमेंट कल जितना बड़ा था आज उतना नीचे दिख रहा है 2% मजबूत है भारतीय इंफ्राटेल, भेल, एलएनटी जैसे शेयर। एलएनटी पे भी एक रिपोर्ट आई है कोई बड़ी एफआईएस की, 1900 के ऊपर के टारगेट बड़े। एलएनटी पे लोग अब बुलिश होने लगे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। एक के बाद एक रिपोर्ट आ रही है, हम वो रिपोर्ट भी आपको फ्लैश करेंगे। एक तो कल ही आई थी मेरे ख्याल से 1700 के टारगेट के साथ, और आज जो रिपोर्ट आई है वो 1900 के टारगेट के ऊपर के लिए आई। तो थोड़ा इस पर नजर रखिएगा, जरा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील, ये एक और स्टॉक है जिस पर वागले साहब जरा चार्ट देखकर बता दीजिए क्या राय बन रही है आपकी। जो ऑक्शन हो रहे हैं कर्नाटक में माइनिंग के, ये दोनों माइनिंग जीती हैं, हालांकि थोड़ी एग्रेसिव बिडिंग जरूर हुई लेकिन इनके लिए जरूरी था, मिल रही है माइंस, और कर्नाटक का माइनिंग इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। खरीदारी करेंगे आप इनपे? हालांकि अनिल जी ये स्पेस में बेस्ट स्टॉक तो नहीं लगता है करंटली, लेकिन व्यू तो बुलिश है। मुझे लगता है 1880-85 जो प्रायर स्विंग हाई है उसकी तरफ जा सकता है, वो लेवल्स टेस्ट कर सकता है कुछ दिनों में। ऑक्शन से मुझे याद आया, जो सबसे बड़ा ऑक्शन लोग डर रहे थे कि लंबा चल सकता है, वैसे बिडिंग हो सकती है, टेलीकॉम सेक्टर, वो अब इतना लंबा चल रहा नहीं है, माना जा रहा है कि आज खत्म हो जाए। गौरांग, कैसे देखते हैं आप इसे? सरकार जितना पैसा जुटाना चाहती थी उनको नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ 700 मेगाहर्ट्ज के लिए तो बोलियां ही नहीं लगी इस बार। ये बताइए, क्या रिकवरी देखने को मिल सकती है टेलीकॉम शेयरों में? हेमंत, ये स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होने से पहले मैं आपके सहयोगी प्रदीप के साथ बात कर रहा था और यही सवाल मुझे पूछा गया था और हमने ये जताया था कि आप एग्रेसिव बिडिंग तो छोड़ दीजिए, अगर एवरेज बिडिंग भी होती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और अब जब जाकर के ये बिडिंग के आंकड़े सामने आया है, एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप शो सरकार के नज़र से, क्योंकि उनको जो पूंजी मिलने वाली थी, जो धारणा करके चल रहे थे उससे काफ़ी नीचे, और 2 स्पेक्ट्रम में तो बोलियां ही नहीं लगी, और उसमें से एक ये 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है। वास्तव में इतना में देखने जाए तो ज़्यादातर जो बड़े खिलाड़ी है उनके पास स्पेक्ट्रम की कोई किल्लत नहीं है, और सबसे बड़ा बिडर या दावेदार जो उभर के निकला है इस बिडिंग में स्पेक्ट्रम के, वो वोडाफोन
जहां पर उन्होंने काफी ऊपर के मात्रा में बिडिंग की थी। मेरा ये मानना है कि एक तो ये जो बैंडविड्थ है और जो भी कंसोलिडेशन का माहौल है, वहां से जो बड़े प्लेयर है वो स्पेक्ट्रम मार्केट में, ओपन मार्केट में से लेने की कोशिश करेंगे बाय एन एक्विजिशन मॉडल। सो आई डोंट थिंक दैट, और ऑफ कोर्स रिलायंस जियो के आने के बाद प्रतिस्पर्धा काफी ऊपर की तरफ बढ़ गई और आने वाले 2 या 3 तिमाही तक नतीजे जो आएंगे लिस्टेड एंटिटीज के, मिसाल के तौर पर भारती एयरटेल और आइडिया सेलुलर, वो काफी निराशाजनक होंगे। एज ए डिस्क्लोजर ये भी कहना चाहूंगा कि 1.5-2 साल के नजरिए से भारती और एयरटेल पर हमारी कवरेज है और सबसे प्रथम स्थान पर आएगा भारती एयरटेल। ये कवरेज के मामले में गौरांग एकदम परफेक्ट है, मतलब सिटी की तरह ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगाए कि कवरेज देने में, फटाफट कवरेज शुरू कर देते हैं और अच्छी कवरेज करते हैं। चलिए, लेकिन आज कवरेज किन शेयरों पे है ट्रेडिंग के लिए आज से बताते हैं। हमारे 2 कैप्टन हमेशा आपको सुबह 7:30 से 8 के बीच में जब खेला जाता है 2020 का मैच, और अगर आपने किया है मिस तो आइए मैं बता दूं आपको वो कौन से हैं बेहतरीन आइडियाज जो आज होने चाहिए आपके रेडार पर। स्टॉक 2020 अपडेट। पूरी टीम मेरी देखिए 2 स्टॉक यहाँ बेचने वाले हैं। एक्सिस बैंक, क्योंकि सूटी की सेल इसी महीने होनी है, और जेएसपीएल में डिफॉल्ट कर गए हैं, ये पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं अपने एफसीसीबीज को, तो यहाँ पे बिकवाली होगी। लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील 2 माइंस सिटी कर्नाटक में खरीदारी करिए। बीपीएल और मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बढ़िया सेल रही है ऑनलाइन, तो उसकी वजह से पॉजिटिव है। जेके पेपर में खरीदारी करिए, सेक्टर्स को लगता है कि बेहतरीन नतीजे कंपनी Q2 में पेश करेगी। Q1 के जो मोमेंटम उसको बरकरार रखी। यूएफओ मूवीज सब्सिडीज का विलय होने वाला। डीबी रियल टीम प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया और नवभारत वेंचर्स की जाम्बिया की 2nd यूनिट ऑफ पावर प्रोडक्शन ग्रिड में शामिल होने वाली है, तो वो एक पहुंचे। और यूबी होल्डिंग, कई राज्यों के इलेक्शंस और केरल से अच्छी खबरों चलते यहाँ पे तेजी रहेगी। मेरी टीम पर नजर डालिए। आज बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों तरह के हैं और शुरुआत लेकिन बल्लेबाज से मैक्लॉयड रसल में बड़े फंड्स ने खरीदारी करी है। यहाँ पर रखिए नजर। यस बैंक में अब से भी बड़ा फाइन लगा सकता है, इन पर भी, उनके मर्चेंट बैंकर्स पर भी। QIB में जिस तरह से नियमों का बड़ा उल्लंघन किया है, उसके चलते दबाव देखने को मिलेगा। NMDC, GMDC जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। NMDC ने क्योंकि अपने ओल के जो प्राइसेस हैं वो रिवाइज करे हैं ऊपर की तरफ। साथ ही जयप्रकाश एसोसिएट्स की बोर्ड की बैठक है जिसमें ये आगे के एसेट्स के मोनेटाइजेशन को लेकर आज बातचीत करने वाले हैं। डिपेंडेबल का दर्जा फिलिप्स कार्बन ब्लैक को दिया है खबरों के दम पर। GNFC में तेजी देखने को मिल सकती है, यहाँ अच्छी खबरें आ सकती हैं कुछ दिनों में। साथ ही नजर रखिएगा डॉल्फिन ऑफशोर पर भी, ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स में भी खबरों के दम पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। और फंड्स ने न सिर्फ मैक्लॉयड रसल में बल्कि गुडियर में भी खरीदारी करी है, तो ये है आज का हमारा पिंच हिटर स्टॉक। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। और देखिए JSPL 6% नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। यस बैंक 4% नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। एक्सिस बैंक, नीरज की टीम का स्टॉक, यहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो आज बैंकिंग स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करेंगे, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है शुरुआती मिनटों में भी कल के अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद। लेकिन आउट परफॉर्म लॉन्ग टर्म में कौन सा स्टॉक आपको कर सकता है, आइए जानते हैं आज का जैकपॉट स्टॉक। आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिड कैप रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर है, तो ऑल द मोर डिफिकल्ट हो रहा है अब वो स्टॉक्स निकालना। लेकिन इस मोमेंटम में एक अच्छी बात हो रही है, कई सारे क्वालिटी स्टॉक्स थे वो काफी नीचे कामकाज कर रहे थे, अब तक मार्केट में परफॉर्म करना नहीं शुरू कर रहा था, उनमें अब खरीदारी देखने को मिल रही है, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक आइडियाज पे अब फोकस होगा और ऐसे ही एक आइडिया आज भी है। पेन्नार इंडस्ट्रीज है नाम इस कंपनी का। 1988 में इस कंपनी की गठन हुआ था और इसने शुरुआत करी थी तब कोल्ड रोल स्टील स्ट्रिप्स का एक हैदराबाद के पास प्लांट लगाया था 30,000 MTPA क्षमता का। उसके बाद पोस्ट लिबरलाइजेशन यानी कि 1991 के बाद एक्चुअली इस कंपनी ने एक एग्रेसिव शॉपिंग स्प्री शुरू करी, एक्सपेंशंस करे, कई सारे एक्विजिशंस करे, जिसमें नागार्जुना स्टील को इस कंपनी ने एक्वायर करा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के प्रेस मेटल यूनिट को खरीदा, वॉर्नबर्ट केमिकल जिसे हम पहले बेली हाइड्रो के नाम से जानते थे उसके तमाम एसेट्स इस कंपनी ने एक्वायर करे। यही नहीं, इस दौरान इसके बाद इसने चेन्नई में और होसूर जो कि बैंगलोर के पास एक जगह है वहां पे ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट्स खड़े करे। आज ये कंपनी मल्टी लोकेशन मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है जिसकी कुल क्षमता एनुअली
3,50,000 MTPA की है और कई सारे प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि कोल्ड रोल स्टील स्ट्रिप्स, प्रिसीजन ट्यूब्स, रेलवे के लिए वेगन्स और कोचेस, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सिस्टम, शीट मेटल कंपोनेंट्स, ये सब बनाती है। और साथ साथ हाइड्रोलिक्स और वेयर हाउसिंग सॉल्यूशन मुहैया कराने के काम में भी हाल में ये कंपनी उतरी है। तो आज ये कंपनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और सेवाओं के लिए जानी जाती है। 30 साल का रिच एक्सपीरियंस है कंपनी के पास, 1000 से ज्यादा प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, 600 से ज्यादा कस्टमर्स हैं और 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। यही नहीं, इस कंपनी की 2 बहुत जानी मानी सब्सिडरीज हैं, उनमें एक है पेन्नार इंजीनियर्ड बिल्डिंग सिस्टम्स, जिसे PEBS के नाम से जाना जाता है, और दूसरी है पेन्नार एनवायरो लिमिटेड, जिसे PEL के नाम से जानते हैं। PEBS जो है वो एक लिस्टेड एंटिटी है और प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और इंस्टॉलेशन का काम है वहां पे। पेन्नार एनवायरनो जो है बेहद इंटरेस्टिंग बिजनेस है। वाटर और एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक कंपनी है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये सभी कंपनी खड़ी करती है। जितना स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है उतने ही स्ट्रांग इस कंपनी के आपको फाइनेंशियल्स नजर आएंगे। FY16 में आय थी 1300 करोड़ रुपए की, इबिटा 22% चलकर 170 करोड़ रुपए पे पहुंचा था, 13% के मार्जिन थे और मुनाफा 44 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने क्लॉक करा था। और इसे 1 साल की बात नहीं है, ओवर द इयर्स में देख रहा था तगड़ा फाइनेंशियल मोमेंटम है, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। 2-3 साल में मुनाफे का CAGR ही सालाना 30% की दर से इस कंपनी का मुनाफा उछल रहा है, बढ़ रहा है। ऑर्डर बुक स्ट्रांग है इस कंपनी की। पेन्नार इंजीनियरिंग जो लिस्टेड सब्सिडी है, 450 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहे हैं। पेन्नार एनवायरनो की ऑर्डर बुक में साल दर साल 8% का उछाल है। रेलवे से जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें 50% का उछाल है, 180 करोड़ रुपए पे वो ऑर्डर बुक पहुंच चुकी है। सोलर से ऑर्डर बुक इस कंपनी की 80 करोड़ रुपए के आसपास की है, तो स्ट्रांग ऑर्डर बुक है। इस कंपनी ने कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन करे थे, हर महीने 2000 MTPA की क्षमता वो इस साल से कंट्रीब्यूट होना शुरू होगा, तो 70 से 80 करोड़ रुपए आय वहां से आएगी और 10 से 11% के आसपास कहा जाता है वहां से मार्जिन आएंगे। तो जो स्वेलिंग ऑर्डर बुक है, जो ये केपेक्स कर रही है कंपनी, उसके चलते फाइनेंशियल को शायद आगे और भी तूल मिलता हुआ नजर आए। बैलेंस शीट बेहद स्ट्रांग, लॉन्ग टर्म डेट महज 90 करोड़ रुपए, जबकि कैश इस कंपनी की बुक्स पे 171 करोड़ रुपए का है। स्टॉक हाई से 20-25% नीचे है, 590 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, 1300 करोड़ की सेल्स और 170 करोड़ रुपए के इबिटा के सामने। और ध्यान रखिए इस वैल्यूएशंस में इंक्लूजन है वो लिस्टेड PEBS का। वो कंपनी खुद ही जो लिस्टेड सब्सिडी है 640 करोड़ रुपए की मार्केट कैप रखती है और 54% पेन्नार इंडस्ट्रीज का वहां पे स्टेक है, तो 345 करोड़ रुपए के आसपास का मूल्यांकन आता है। तो 590 करोड़ रुपए में से 340 करोड़ रुपए तो सब्सिडी का स्टेक वैल्यूएशन आता है। और पेन्नार एनवायरनो जो दूसरी सब्सिडी है, जिसमें तमाम हिटेरो लैब्स, गमेशा, लैंको इंफ्रा, इलिनॉस पावर जैसे क्लाइंट्स हैं, म्युनिसिपल सेगमेंट में कंपनी उतर रही है, बड़े वैल्यू जॉब्स में उतर रही है, वो सब्सिडी अगर ट्रैक्शन लेती है तो वहां से वैल्यू अनलॉकिंग की फर्दर गुंजाइश है, वो फर्दर रूम होगा कंफर्ट के लिए। प्रमोटर्स का 36%, इंस्टीट्यूशंस का 21% स्टेक है, जिसमें सैफ पार्टनर्स के पास 10 से 11% हिस्सा है। फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के पास 4-5% स्टेक था, पिछले महीने 1.5% स्टेक बढ़ाया और अब 6% के आसपास फ्रैंकलिन का हिस्सा है। तो एक ऐसी कंपनी जो अब कन्वेंशनल कमोडिटी बिजनेस से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर रही है, स्टील का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है और तमाम वैल्यूएशन पैरामीटर, वो सम ऑफ द पैट वैल्यूएशंस देख लीजिए या फिर प्राइस अर्निंग देख लीजिए आगे के फ्यूचरिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पे, कंफर्ट देता है। इस कंपनी को अपने रडार पे रखें। चलिए और बाजार पर नजर डालिए। देखिए 77 अंक ऊपर सेंसेक्स खुलने की तैयारी करता हुआ, निफ्टी में 24 अंक की बढ़त देखने को मिल रही है। जहां पर समझ में आ रहा था SGX निफ्टी को देखकर कमोवेश वहीं पर मार्केट खुलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यस बैंक ये है निफ्टी का टॉप लूजर आज, और सेकंड टॉप लूजर देखिए एक्सिस बैंक है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव आज देखने को मिल रहा है साफ तौर पर। और टॉप गेनर है इंफ्राटेल, जो अभी क्रिस सुब्रमण्यन साहब ने कहा था कि खरीदिए इसको। आज के ट्रेड के लिहाज से तो वहां पर एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखेगी इस वक्त। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स तो हैं ही, अब मेहरबून ईरानी साहब भी आ गए हमारे स्टूडियो में। सर, ये लिकर स्टॉक में इतनी तेजी क्यों हो रही है और क्या कुछ खरीदना चाहिए अभी भी? आई थिंक सेंटिमेंटली आई थिंक पॉजिटिव हो गया बिकॉज ऑफ व्हाट जो बिहार में हो रहा है, जो केरला में हो रहा है। केरला इज अ वेरी बिग मार्केट। रही बात ऑन द होल, आई थिंक ग्लोबली अगर लेकर कंपनीज को देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड, आई एम नॉट वेरी हैप्पी। और जो भी दिखता है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर जरूर है, एंड मे बी फ्रॉम द ट्रेडिंग एंगल ठीक है, बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एंगल ये भावों में आई एम नॉट एंथ्यूज्ड टू रिकमेंड एनीथिंग इन द लेकर पैक। ये तो लेकर पैक पर ये रहा है, लेकिन
प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है इन स्टॉक्स का पिछले कुछ दिनों में। आज भारतीय एयरटेल देखिए 1% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। ऑक्शंस जो खत्म होने की बातचीत हो रही है समय से पहले, तो शायद इस कंपनी को फायदा मिलेगा। औरोबिंदो फार्मा में 1% की तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत होगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और गुडियर, यहां पर गोल्डमैन सैक्स ने करीब 1.25 लाख शेयर कल खरीदे, यहां पर तेजी होगी। मैक्लॉयड रसल में 1.5% की मजबूती देखने को मिलेगी। मेरिल लिंच का नाम आया कल ब्लॉक्स में, करीब 6.25 लाख शेयर वहां पर भी खरीदने। एनएमडीसी भी खबरों के दम पर तेजी में रहेगा। एनएमडीसी का ट्विन, जो हम लोग हर रोज ढूंढते हैं किसी कंपनी का कोई ट्विन, तो आज जीएमडीसी इसका ट्विन आप कह सकते हैं। ओएनजीसी मजबूत है, कच्चे तेल में उछाल का फायदा काफी सारी कंपनियों को मिलने वाला है। ओएनजीसी, केन इंडिया जैसे ऑफशोर कंपनियों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। हमने डिस्कस किया फिलिप्स कार्बन, नहीं अभी नहीं किया। ओके, तो ये स्टॉक है जिसको आज बोर्ड बैठक है और फिलिप्स कार्बन, इसके चार्ट देखिए जरा, तो आखिरी मिनट है, खरीदारी करनी चाहिए क्या? क्योंकि कल मजबूत था, आज बोर्ड बैठक है अमालगमेशन को लेकर, 2.5% मजबूत खुल रहा है। क्या लेवल से अहम है इसके लिए? देखिए, जहां तक फिलिप्स कार्बन आज के दिन 280 के ऊपर में सस्टेन करे तो ये 52 वीक हाई में ट्रेड करेगा और उसी के स्टॉप लॉस मान के आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 289, 293 इस रेंज को एक बार कुछ सप्लाई आ सकता है, बट दैट इज ओनली अ प्रोजेक्शन बिकॉज इट इज ऑन ट्रेडिंग ऑन, इट वुड बी ट्रेडिंग ऑन अ 52 वीक हाई इफ इट वर टू ट्रेड अबव 280। तो ये स्टॉक रखिए नजर में। हेमंत की टीम में आज डिपेंडेबल भी था। अभी अभी जब मैं स्टॉक 2020 का मैच देख रहा था, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, तो ये स्टॉक 2.3% मजबूत होने के संकेत इस वक्त दे रहा है। तो शुरुआत दमदार होगी आज फिर से 75 अंकों की मजबूती के साथ भारतीय बाजारों की। और पेनार इंडस्ट्री पर भी नजर रखिएगा, ये हमारा फ्री स्टॉक। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, इस स्टॉक के लिए भी कुछ अच्छी खबरें आज मैं पढ़ रहा था, टीम में भी था, तो ये पहले टिक आपके स्क्रीन पर 80 अंकों पर शुरुआत की है सेंसेक्स ने। निफ्टी 20 अंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है, सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स 100 अंकों पर मजबूत शुरुआत 1.5% के। हालांकि निफ्टी थोड़ा कम मजबूत है, उसकी वजह डिफरेंस जो पैदा कर रहा है वो है येस बैंक 3% नीचे निफ्टी का हिस्सा है, सेंसेक्स में नहीं है, इसलिए सेंसेक्स ज्यादा मजबूत है, इसलिए निफ्टी कम मजबूत है। आइए इसके अलावा एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, 3 बैंक सबसे कमजोर, लेकिन इन बैंक्स के अलावा और कुछ भी कमजोर नहीं है। औरोबिंदो फार्मा 2.5% का बड़ा उछाल, वागले साहब के चेहरे पर स्माइल है। भारतीय इंफ्राटेल 2.25% मजबूत, रिलायंस 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। और आप देख सकते हैं ये तमाम स्टॉक्स निफ्टी को ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी पर दबाव है, और दबाव है लगभग 0.5% का, 80 पॉइंट का नुकसान बैंक निफ्टी में दिख रहा है। तो बैंकिंग शेयरों पर प्रेशर है। वायदा कारोबार में टॉप गेनर है जेपी एसोसिएट, एनएमडीसी, औरोबिंदो फार्मा, मैक्लियड रसल। जुबिलेंट फूड ऊपर खुला है, क्या बात है, 1% ऊपर है। यस बैंक कमजोर 3% नीचे, जेएसपीएल 2.5% नीचे। याद रहे जेएसपीएल आज वायदा कारोबार के बैन में आ गया है और इंडिया बुल्स रियल पहले से ही बैन में है, तो ये स्टॉक्स है कमजोरी की तरफ। तो कुल मिलाकर मजबूत शुरुआत हुई है 8,750 के ऊपर, लेकिन दबाव बैंकिंग शेयरों से नहीं, सरकारी बैंक से बरकरार है। बिल्कुल। और आप देखिए निफ्टी के टॉप 3 लूजर्स में यस बैंक 3% नीचे, एक्सिस बैंक 2% नीचे, इंडसइंड बैंक देखिए टॉप 5 लूजर्स में आ गया। तो बैंकिंग स्टॉक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स आज दबाव बना रहे हैं। कल भी हमने देखा था यही आलम देखने को मिला था, और आज पीएसयू बैंक्स भी इनका साथ नहीं दे रहे। अब देखिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब दबाव में। इन्फोसिस में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद बाजार मजबूत क्यों है आप सोच रहे होंगे, तो जवाब है कच्चे तेल में जो उछाल देखने को मिला है, जिसका फायदा यूएस के मार्केट्स को मिला था, देखिए आप ऑयल एंड गैस स्पेस में यहां पर भी मिला है। ओएनजीसी 1.25% मजबूत, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ऑयल एंड गैस शेयरों में अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। और औरोबिंदो फार्मा, जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक्विजिशन ना करना अच्छी खबर, पता नहीं अब ये फंड जुटाएंगे उस एक्विजिशन के लिए, तो और अच्छी खबर होगी अगर ये क्लैरिफिकेशन आ जाए। बहरहाल आप देखिए 2% की तेजी यहां पर होती हुई नजर आ रही है। भारतीय इंफ्राटेल में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ग्रासी में एक और ऐसा स्टॉक है जो करीब 1% मजबूती के साथ एनालाइज ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है कुछ स्टॉक्स जहां पर नजर है। छोटे स्टॉक्स की बात करें तो गुडियर आज एक्सपेक्टेड था, जिस तरह से गोल्डमैन ने 1.25 लाख शेयर खरीदे, वहां तेजी होती हुई दिख रही है। सुबह डेवलपर्स में खबरों के चलते आज एक्शन देखने को मिल रहा है, और फिलिप्स कार्बन ब्लैक में भी 4% की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ। पीएनजी जैसे स्टॉक्स भी खबरों के चलते सुर्खियों में आज। छोटे शेयर बड़ा उछाल, जेपी पावर 10% ऊपर आज बोर्ड
बैठक है, कुछ एसेट बेचकर पैसा जुटाने की बात कर रहे हैं। पेनार इंडस्ट्रीज जैकपॉट शेयर 10% ऊपर। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स, यहाँ पर क्या खबर थी हेमंत? कुछ तो खबर थी जो मैं पढ़ रहा था, और ये स्टॉक भी भागा है काफी तेजी से। चाइना की एक कंपनी के साथ इस कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है और उस जॉइंट वेंचर में 60% हिस्सेदारी इस कंपनी की है। और आप देखिए पिछले कुछ क्वार्टर्स से ट्रांसफॉर्मर्स कंपनियों के नंबर्स कितने जबरदस्त आ रहे हैं। तो बाजार मानकर चल रहा है कि अब चाइना में बनाएंगे तो और सस्ता बनाएंगे। तो ये स्टॉक है जो एक्शन में आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ। और मैकडॉवेल यूनाइटेड स्टेट्स ग्रुप की कंपनियों में देखिए, जो हेमंत के फेवरेट यूबी होल्डिंग, मैकडॉवेल होल्डिंग ऊपर है। फिलिप्स कार्बन ब्लैक 3% ऊपर है। यहाँ पर वैनबरी में लगातार ऊपर के सर्किट लगने का सिलसिला चल रहा है, आज भी ऊपर है। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स 5.5% मजबूत है। शोभा 3% मजबूत है। आज यहाँ पर रिपोर्ट भी आई है खरीदारी की शोभा में एक एफआई की तरफ से। जेपी मॉर्गन 400 रुपए का लक्ष्य उन्होंने दिया है। और फिलिप्स कार्बन के साथ साथ चलता है गोवा कार्बन, ये मजबूत है। और एबीजी शिपयार्ड 2.5% मजबूत कल की उछाल के बाद। ओरिएंट सीमेंट ये भी मजबूत है क्योंकि जेपी एसोसिएट के कुछ सीमेंट प्लांट ये खरीद सकते हैं और जेपी एसोसिएट तो मजबूत है ही। ये कुछ एक स्टॉक्स है जो एक्शन में साफ तौर पर आपको दिख रहे हैं इस वक्त शुरुआती कारोबार में। तो शुरुआती कारोबार का भरपूर एक्शन इस वक्त चला। तो सबसे पहले राय उन्हीं शेयरों पर ली जाए जहां पर बड़ा एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। और सरकारी बैंक जो कमजोर है, मेहरबून आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बेचने का वक्त है इन शेयरों को? लोग इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हैं? माफ कीजिएगा, प्राइवेट बैंक, नॉट सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक। नॉट एट ऑल। आई थिंक जो रन हम लोग ने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे देखी है, आई थिंक लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, पूरा बैंक निफ्टी को संभालने वाला प्राइवेट सेक्टर बैंक था टिल अबाउट सम मंथ्स अगो। और पब्लिक सेक्टर बैंक जो भाव पे आए थे, देयर वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी विच केम, विच नॉट मेनी वर रेडी टू एक्सेप्ट। एनपी कहते गए, लेकिन पब्लिक भूल जाती है कि मार्केट अपना भगवान है और मार्केट सारा चीज एडवांस में डिस्काउंट कर देता है। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अपॉर्चुनिटी, आई पर्सनली फील कि इट कैन करेक्ट अ लिटिल बिट हियर एंड देयर, बट ट्रेडिंग एंगल से आई थिंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स अभी भी अपॉर्चुनिटी देता है। रही बात प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, आई बिलीव दैट आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड मे बी येस बैंक वुड बी द हाई बीटा स्टॉक्स। बट अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना हो एट एनी प्राइस, वो एंड बाय कोटक, HDFC बैंक एंड इंडसइंड बैंक। बिल्कुल। In fact, an SIP for your next generation you can continue doing only in these 3 banks. बाकी के 3 banks जो है ICICI, Axis and Yes Bank will go on giving you trading opportunities. Secondly, if you believe India is going to do well and economy will ultimately grow, financials cannot be ignored and private sector banks according to me remains a very good bet. साथ में आप NBFCs और माइक्रो फाइनेंस जैसे कंपनीज देखो, इक्विटास देखो, OG1 देखो, look at the valuations that they have. मैंने कहता हूं कि they should not be bought. I don't like them. I like them. But vis-a-vis them, if you look at private sector banks, सारे पैरामीटर्स से they look very 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 attractive. Private sector banks valuation एंगल से बात कर रहा हूं मैं। Okay, तो ये बैंक्स आपको अच्छा रिटर्न कमा कर दे सकते हैं। और ये मेहरबून जी की बहुत अच्छी बात है, कह रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए अगर आपको एसआईपी करनी है तो इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर रखिएगा नजर। सर एक बार फिर से रिपीट करिए, आपने कहा कोटक, इंडसइंड और तीसरा HDFC बैंक, तो इन पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए अब अर्निंग सीजन की शुरुआत हो रही है, इंडसइंड के नंबर्स आएंगे 12 तारीख को और अगले हफ्ते TCS और इन्फी के नंबर्स भी आएंगे। मेहरबून जी क्या उम्मीद है इस बार आईटी सेक्टर से? नतीजे आने के बाद बॉटम आउट हो जाएगा, क्योंकि खराब नतीजों की तो अपेक्षा लगाई जा रही है, कंपनियों ने खुद ही सामने आके बता दिया था। आई थिंक आईटी सेक्टर के बारे में मेरा व्यू काफी समय से नेगेटिव है। जो लेवल्स पर आ गया है, लंबे समय के लिए अपॉर्चुनिटी है, शायद हो सकता है, लेकिन जो मैं एड्रेस कर रहा हूं, इफ इट्स अ रिटेल इन्वेस्टर, HNI, अल्ट्रा HNI, आई थिंक दे नो नॉट बी इन अ हरी टू बाय। आई एम अंडरवेट फॉर देम, बट इंस्टीट्यूशनल का दिमाग अलग होता है एंड दे बिलीव दैट जहां पे स्टॉक्स अंडरवेट अंडर ओन्ड हो जाता है, एंड आई थिंक आईटी के सारे फ्रंट लाइन सब अंडर ओन्ड है, नोबडी टॉक्स अबाउट देम। तो कहीं पर लॉन्ग टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फ्रॉम द क्वार्टरली रिजल्ट्स एंगल, नॉट एंथ्यूज्ड, विल नॉट रिकमेंड। HNI के लिए डेफिनेटली नॉट, क्योंकि मार्केट में और सारे पॉकेट्स में अपॉर्चुनिटीज है, बट इंस्टीट्यूशन लोग का दिमाग अलग होता है, दे बाय फॉर द नेक्स्ट 3, 4, 5 years। तो एट दिस लेवल आई थिंक इट कुड बी ग्रेट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, बट इन द शॉर्ट टर्म आई बिलीव दे विल कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म, क्योंकि मेरा हमेशा मानना रहता है साहब कि मैं आई डोंट बाय द स्टॉक बिकॉज इट विल नॉट फॉल फर्दर, आई बाय द स्टॉक बिकॉज आई एक्सपेक्ट इट टू गो अप, एंड आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई आईटी स्टॉक शुड गो अप एटलीस्ट इन द नियर टर्म। NMDC ये एक स्टॉक है जिसमें एक्शन बड़ा होता दिख रहा है, 2.5% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट में टॉप गेनर इस वक्त 2.5% ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है इस शेयर में, लगभग 3.5-4 लाख शेयरों से। जनरली ये स्टॉक ऐसा है जहां एक्शन कुछ होता नहीं।
आज बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। उन्हीं खबरों के दम पे जहां पर इन्होंने कहा है कि इन्होंने और की दाम बढ़ाए हैं। मैं कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जिसमें ये बताया गया है कि इनके ईपीएस में इजाफा देखने को मिलेगा इस कदम से। अगस्त में 1700 WMT से दाम बढ़ाकर 2100 WMT तो एक किया है। फाइन्स का दाम, लंप का दाम तो ये बढ़ा यार, अभी इतना तो अपने समझ में आता नहीं है ये लंप और फाइन्स में क्या फर्क है। दाम बढ़े हैं, दाम बढ़े हैं ये समझ में आता है। 1460 से 1760 तो परसेंटेज में देख लो, और 1700 से 2100 तो ये परसेंटेज बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं जिनके चलते दाम बढ़े हैं। मुझे नहीं पता मेहरबून, आपको ये पता चलता है लंप और फाइन का डिफरेंस, और ये जो दाम इतने बड़े वाकई में बड़ा पॉजिटिव है एनएमडीसी के लिए? आई थिंक एनएमडीसी बैलेंस शीट के अनुसार भी मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जो दाम बढ़ने की बात थी और मार्केट में खबर था कि भाव बढ़ेंगे अल्टीमेटली, द पॉइंट इज व्हेन इट विल हैपन। सो आई थिंक एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी द स्टॉक लुक्ड अट्रैक्टिव एट अराउंड 106, 107, 108। और मेरा पर्सनल मानना है ये स्टॉक 118 से 122 शायद ये न्यूज पर अगले 2-4-5 दिन में हो सकता है। सो फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल द स्टॉक वाज गुड। फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एंगल अगेन जैसे आप कहते हो लिटिल बिट ऑफ अ बोरिंग स्टॉक, बट नथिंग टू लूज एट द प्रेजेंट प्राइस। ओके, और आईपीओस जो हाल ही में आए अनिल, उन्होंने तो देखिए डिसअपॉइंट किया, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, एचबीएल लाइफ पावर। अब एंड्योरेंस का आईपीओ को बेहतर बताया जा रहा है। आपने देखा है सर एंड्योरेंस का आईपीओ कैसा लग रहा है? लोगों को पैसा लगाना चाहिए? कोई रिपोर्ट उसके ऊपर आपकी? एंड्योरेंस का मैंने ट्रैक नहीं किया, बट आई एम हियरिंग वेरी गुड थिंग्स। लेकिन जो एचपीएल पावर आप बोल रहे हो, मैं समझता हूँ 10%, 12% जो नीचे खुला है लॉन्ग टर्म एंगल से, आई पर्सनली लाइक इट एंड आई बिलीव इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, खराब आईपीओ के बाद हेमंत मुझे लगता है ये अच्छा रहेगा जो पैसा बनाएगा, कम से कम नुकसान नहीं होगा, इतना तो लगता है एंड्योरेंस में। कल आखिरी दिन है, सब्सक्राइब करना चाहिए। 467 से 472 का प्राइस बैंड है, 1162 करोड़ रुपए जुटा रही है कंपनी तो बहुत बढ़िया है। 10% मिनिमम लिस्टिंग गेंस आराम से बनेंगे, और अच्छा बाजार रहा अभी जैसा है तो आराम से 15 से 20% भी तो लगाना चाहिए। पैसा खोने के चांस जहाँ कम हो ना वहाँ चांस ले लेना चाहिए। और आजकल कौन सा लंबा टाइम लगता है, 7 दिन में सब काम हो जाता है, पूरा लिस्टिंग हो जाती है। लेकिन एक स्टॉक, इनफैक्ट एक पूरी स्पेस जो हम लगातार बात कर रहे हैं वो मजबूत हो रही है, वो है टायर्स की। लेकिन आज फॉर ए चेंज वागले साहब सीएट नहीं, चार्ट दूसरे देखिए अपोलो टायर्स के एक्शन वहां ज्यादा दिख रहा है। अपोलो टायर्स में क्या हो रहा है? 1.5% स्टॉक मजबूत है, 2% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 2.25 लाख शेयर जुड़ चुके हैं। पोजीशंस मुझे बनती दिख रही है अपोलो टायर में आज सुबह सुबह। आप बताइए आपका क्या इरादा है? लेना चाहिए अनिल जी। इनफैक्ट कल ही ब्रेकआउट दिया था 226, 227 के लेवल पे, लेकिन वो सस्टेन एज इन इतनी मूव कल नहीं आई जो मुझे लगता है आज आनी चाहिए। तो आज के लो से 229 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे, मे बी 239, 240 इंट्राडे या कल तक आना चाहिए। ओके, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मेहरबान जी ये बताइए आपकी क्या राय है टायर कंपनियों के ऊपर? क्या रनअप देखने को मिला, ड्रीम रन दिखाया इन स्टॉक्स ने, क्या और ऊपर जा सकते हैं और आपका क्या व्यू है? एज ए क्लियर डिस्क्लोजर के एमआरएफ एंड जीके टायर्स पर्सनली फैमिली एंड क्लाइंट्स के होल्डिंग में है काफी लंबे समय से, और आज के लेवल में भी एमआरएफ हम बेचने वाले नहीं है, न तो हम जेके टायर बेचने वाले हैं। आई बिलीव हिम्मत चाहिए 54,000 में रिकमेंड करना या खरीदना। कहना आसान है अच्छी कंपनी, मैं भी कहता हूँ अच्छी कंपनी है, मैं बेचता नहीं हूँ, लेकिन फ्रेश बाइंग फॉर अ स्टॉक विच हैज गॉन अप सो शार्पली व्हेन एवरीथिंग गेट्स डिस्काउंटेड इट्स अ डिफिकल्ट कॉल। लेकिन एमआरएफ में एक चीज फेवर में है, जिसके पास स्टॉक्स है वो कभी बेचते नहीं है। बिल्कुल सही। 2-3-4 हजार घट जाए तो घट जाए, बिकॉज इक्विटी बढ़ती ही नहीं है। 20 साल से सुनते आ रहे बोनस आएगी, आने वाली नहीं है, आई नहीं है, तो इक्विटी नहीं बढ़ती है। एग्जैक्टली, बट दे आर नॉट डूइंग इट। सो इक्विटी बढ़ नहीं रही, फ्लोटिंग स्टॉक बढ़ नहीं रहा है, डिमांड बढ़ते जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ते जाता है। आई वुड से दैट बालकृष्णा इंडस्ट्रीज and JK Tyres at the present levels, from maybe a trading angle, short-term angle, I think could give you better money than MRF at the present level. But MRF remains the best bet from an investment angle. Okay, MRF तो हमेशा अच्छा रहेगा। अब लेकिन ये जो सेकंड राउंड होता है ना तेजी का, जिसमें बालकृष्णा और ये नहीं टायर में गुडियर, अभी एक और बाकी है टीवीएस चक्रा वो भी टायर, वो आपको पसंद था ना? बढ़ गया, साथ में बढ़ गया। अच्छा, बढ़ गया, लेकिन उसकी भी सेम एडवांटेज डिसएडवांटेज जो कहीं फ्लोटिंग स्टॉक कम है, तो कोई आदमी 20,000 शेयर भी खरीदना आता है, भाव भाग जाता है। अच्छा, एक स्टॉक फटाफट लाइए, मार्केटर। क्या एक्शन है मार्केटर में? 0.5% हिस्सेदारी बदली है मार्केटर में, इतना बड़ा वॉल्यूम, 1,16,02,000। जी हाँ, 1,16,00,000 शेयरों का 0.5% का इतना बड़ा ट्रेड मार्केटर में हुआ है। भारी भरकम वॉल्यूम हुआ है, ये तो बहुत बड़ी ब्लॉक डील कही जाएगी। 0.5% मार्केटर में। अच्छा, कल भी एक्शन में था ये स्टॉक? कल सेकंड हाफ में दिखाइए भाई जरा। कल सेकंड हाफ में अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। अच्छा,
तो कल ये भागा है, आज इतनी बड़ी इक्विटी बदली है, 48 रुपए 35 पैसे में। ओके, थोड़ा नीचे में ट्रेड हुआ है 48%। ये एनएससी पर हुआ है, एनएससी पर देखिएगा, एनएससी पर माय गॉड 1,16,00,000 शेयरों का कारोबार हुआ है इसमें। फंडामेंटली ट्रैक करते हैं आप, या मैं चार्ट पे राय लूं फिर? फंडामेंटली आई थिंक नहीं, काफी लोग एंथ्यूज्ड है एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस कंपनी। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, एंड आई पर्सनली बिलीव समवेयर द कंप्लीट पैरामीटर्स एंड मैट्रिक्स फॉर दिस कंपनी कहीं पे चेंज हो रहा है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर मोर रादर देन रिकमेंडेड राइट नाउ। मतलब कम से कम देखने लायक तो हो गई है कंपनी फंडामेंटल, है ना? 100%। आपने शिपिंग कॉर्पोरेशन, मैं ये कह रहा हूँ अनिल, आप देखिए इसका 1 साल का चार्ट उठाकर, 1 साल में 100% से ज्यादा के रिटर्न्स स्टॉक ने दिए हैं, और अब लोग इसके ड्रेजिंग कारोबार को लेकर काफी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। और स्वच्छ गंगा अभियान के साथ जब ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को लोग जोड़ते थे तो लोग कह रहे हैं कि ड्रेजिंग को तो आप कॉर्पोरेशन को जोड़ते हैं सरकारी कंपनी, लेकिन प्राइवेट कंपनी में इसको भी देखिए। यस, तो मार्केटर देखने लायक हो गया स्टॉक, और देखने लायक प्राइस के हिसाब से भी, वॉल्यूम के हिसाब से भी, और चार्ट के हिसाब से, यानी ये तो आगे साहब बताएं। बाय करना चाहिए अभी 60, हाँ अभी बाय करना चाहिए। 48 के स्टॉप लॉस से जो आज का लो है उससे 10 पैसे नीचे। अपसाइड 57, 58 एक या 2 दिन में आ सकता है। अगर आप 2-3 हफ्ते की बात करो, 63, 64 जो कि यहाँ से 15% की अपमूव है, आई थिंक आई वुड प्ले फॉर दैट। ओके, चलिए तो रखिए, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है और आगे भी मिल सकती है। ये रहा हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं, चार्ट पर देखकर मार्केटर लाइन पर रखिए नजर। लेकिन आप देखिए काफी सारे मिड कैप्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मेरे को जी मिड कैप्स देखिए, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस सेंसेक्स निफ्टी के लिए कोई बहुत अच्छे नहीं रहे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस तो, लेकिन मिड कैप्स में एक्शन भरपूर है। क्या ये ट्रेडर्स हैं, HNI इन्वेस्टर्स हैं, क्या हो रहा है मिड कैप्स में? लाइफ हाई इंडेक्स लगा रहा है, और हम बात कर रहे हैं कि सेंसेक्स निफ्टी में लाइफ हाई जल्द लगेंगे, लेकिन ये तो हर रोज लगा रहा है 4 दिनों से। कहीं ना कहीं लग रहा था ये सवाल आएगा। ओके, आई वुड से दैट हर मार्केट में आई एम वेरी पॉजिटिव इन द मार्केट, लेकिन डर इस बात का है कि लोग हर दूसरे स्क्रिप्ट में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। हर दूसरे दिन आपको 5 स्टॉक का न्यूज आता है, हमको 5 स्टॉक का न्यूज आता है, एंड दिस इज टिपिकल ऑफ समवेयर मार्केट्स। सर ये तो है ना, टिपिकल ऑफ समवेयर मार्केट्स पॉसिबली टॉपिंग आउट। नहीं, ये तो कुंभ के मेले की तरह जो 12 साल में एक बार लगता है, वैसे साल में 12 दिन ही ऐसे होते हैं जब मिड कैप में आपको इतने आइडिया मिलते हैं। अगर आप सोचने में लग जाएं और सोचें कि ये लूं ना लूं, या रिसर्च करें, तब तक तो वो स्टॉक 10-20% ऊपर होता है। बिल्कुल ठीक है, बट आई बिलीव, और बाकी कई दिनों तो पूरे दिन भर पूरे दिन में 2 आइडिया आपको नहीं मिलते। जैसे आप मार्केटर की बात करें, 2005 में उसको लास्ट देखा था, तभी वो कंपनी का भाव आज के लेवल से भी ज्यादा ऊपर था, मच हायर। बट रही बात आपकी, आई बिलीव देयर आर स्टिल लॉट ऑफ पॉकेट्स वेयर देयर आर सुपर अपॉर्चुनिटीज टू मेक मनी इन मिड कैप्स। तो सर 1-2 अच्छे बढ़िया शेयर बताइए हर बार की तरह, इस बार कोई अच्छा मिड कैप जो आपको लगता हो पोर्टफोलियो में रखा जाए, पैसा बने। आई थिंक हमें ऑटो एंसिलरी पैक काफी पसंद है, और इसमें काफी सारे स्टॉक 100-150% बढ़ गए पिछले 6 महीने में, लेकिन एक स्टॉक जो उभर कर आता है 100% इज लोमैक्स ऑटोटेक। ओके, 480, 500, 505 जो भी भाव हो, हमारा मिनिमम कंजर्वेटिव टारगेट इज अराउंड 650 रुपीज फॉर दिस स्टॉक। 13.5 करोड़ की इक्विटी है, 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 3 पूना में, 3 औरंगाबाद में। आई थिंक दिस कंपनी सर्व्स द 2-व्हीलर 4-व्हीलर सेक्टर बोथ। करंट ईयर में 32 रुपये अर्निंग्स आना चाहिए, और नेक्स्ट ईयर पॉसिबल अर्निंग्स कुड बी अराउंड 40 रुपीज। अगर 40 रुपये के अर्निंग्स पर आप उसको सिर्फ 15 का भी डिस्काउंटिंग दो या 17 का डिस्काउंटिंग दो, 600-650 रुपये प्रेम से मिलता है। दिस स्टॉक स्टैंड्स टॉल, हार्डली कुछ डेट है बुक्स में, 2 गुड फंड्स आर होल्डिंग द स्टॉक, इक्विटी कम है उसकी, एवरीथिंग लुक्स वेरी गुड। सो बैलेंस शीट एंगल, ग्रोथ एंगल, इक्विटी छोटी है, एंड अल्टीमेटली 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, अर्निंग्स शुड बी अराउंड 32 रुपीज, डिस्काउंटिंग ऑफ 15, 16, 17 प्रेम से देना चाहिए उसको एज कम्पेयर टू अदर कंपनी विच आर गोइंग वेरी हाई। तो 650 लुक्स वेरी मच पॉसिबल ऑन द कार्ड्स ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो ये स्टॉक्स हैं आपके लिए तेजी करने के लिए आज से, निवेश करने के लिए आज से। लेकिन आज का स्टॉक परफॉर्मर तो आज जुबिलेंट फूड है, 4.5% का बड़ा उछाल, टॉप गेनर है इस वक्त एफएनओ में, और कैश मार्केट में बड़ा ट्रेड होता दिख रहा है मार्केटर में, जहां पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, आप बने रहिए। बाजार का और शुरुआती एक्शन है, कुछ और ट्रेडिंग के मौके हैं अभी जो मैं ब्रेक में आइडेंटिफाई करने वाला हूं, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। अंकों पर है सेंसेक्स, निफ्टी पर 10 अंकों की मजबूती, मिड कैप इंडेक्स 1/4% मजबूत, और ये इतनी मजबूती आपको जो कम दिख रही है उसके पीछे कारण एक ही है, बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी कारण
तमाम प्राइवेट बैंक जो ढीले है, सरकारी बैंक तो अभी भी उतने बुरे नहीं। यस, एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा ढीला हुआ है, तो ये थोड़े बैंक्स नीचे हैं, इनकी वजह से बाजार में थोड़ा दबाव या यूं कहेंगे कम तेजी दिख रही है। एक स्टॉक जो जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट गेन करता हुआ दिख रहा है, एनएमडीसी की तो हमने पहले बात की, जहां खबरें हैं। सीएट देखिए, ये स्टॉक तो ड्रीम रन में है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, आज फिर से जबरदस्त पोजीशन, क्या पोजीशन बन रही है सीएट के स्टॉक में। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है आज सीएट, 5.5-6% ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है और 1 लाख शेयर नए जुड़े। सुब्रमण्यम साहब से पूछता हूं, आज तो उनका दिन है एक्चुअली, इनके तमाम स्टॉक्स, इंफ्राटेल देखिए, टीवी18 देखिए, जो सुब्रमण्यम साहब ने रिकमेंड किए थे, ये सबके सब भाग रहे हैं। पुट ऑप्शन खरीदने की बात उन्होंने की, आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक नीचे है, तो उनकी राय एकदम सही सटीक हो रही है। अब सीएट पर राय दीजिए सर, क्या ये खरीदने का मौका है स्टॉक में जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है अभी शुरुआती कारोबार में? अनिल जी, आई थिंक मोमेंटम के साथ अगर चल रहा है तो आई थिंक इनक्रेडिबली यहाँ पर एक बुलिश रन है, क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम भी मुझे 1300 भी थोड़ा बहुत ओवरबॉट लग रहा था, लेकिन ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार हम अपोलो टायर सीएट में ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप करते हुए देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि शायद एक बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। नियर टर्म टारगेट अगर पकड़ के चलो तो शायद यहाँ पर 1450-60 तक यहाँ पर जाने की पूरी संभावना है, लेकिन डेफिनेटली कल की क्लोजिंग या तो फिर उसके आसपास कुछ स्टॉप लॉस लगाए तो वो बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा, क्योंकि ये मोमेंटम के साथ राइड करने वाली आइटम है और मेरा मानना है कि शायद यहां पर एक जो भी ट्रेड लेवे एक अच्छी खासी टाइट स्टॉप लॉस के साथ करनी चाहिए। लेकिन आज देखिए, ऑयल एंड गैस स्पेस ने बाजार को संभाल कर रखा है। गेल 3% मजबूत, रिलायंस 2% मजबूत। एक बार देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनके दम पर निफ्टी और सेंसेक्स इस समय हरे निशान में है, तो आपको दिखेगा ऑयल एंड गैस के अलावा, मतलब उनका वेटेज ज्यादा है। आप देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज 9 पॉइंट कंट्रीब्यूट करता हुआ आपको नजर आ रहा है इस समय, सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर। रिलायंस में 3 बड़े ब्लॉक हो गए हैं जी, और ओएनजीसी भी। आप टॉप 10 देखिए निफ्टी गेनर्स, रिलायंस, बीपीसीएल, ओएनजीसी, गेल 4 हैं, मतलब टॉप 10 में से 4 तो ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर हैं। तो पूछते हैं रजत से, रजत आपको क्या पसंद है इस स्पेस में? चार्ट देखकर कौन से शेयर में और तेजी बनती हुई आपको दिख रही है? देखिए, इसमें आप रिलायंस ले लीजिए। रिलायंस अभी 1111 में है, 1123-24 क्रॉस करने के बाद में 1138-1140 की टारगेट रहेगा आपका। अगर स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 1095 के नीचे लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। टाइट स्टॉप चाहिए तो 1102 के नीचे स्टॉप लगा के भी इसको ले सकता है। मुझको लगता है रिलायंस वुड परफॉर्म फेयरली वेल। ओएनजीसी भी अच्छा लगता है, ओएनजीसी में भी मूवमेंट जो है वो भी काफी अच्छी है। तो ये तमाम स्टॉक्स बड़े एक्शन में दिख रहे हैं। ऑयल गैस बढ़ने भी चाहिए, जिस तरह से क्रूड बड़ी तेजी से बढ़कर आया है। एक्चुअली इस बार तो ऐसा लग रहा है कि क्रूड की तेजी का और सोने की मंदी का, मंदी तो नहीं लेकिन तेज गिरावट का किसी को अंदाजा था नहीं। अच्छा, एक बात और देख रहा हूं मैं, क्रूड में तेजी आती है, अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गिरती नहीं है। हाँ, आप देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी बढ़ती हैं। मेहरबानी बना रहे हैं, क्या रीजन क्या है? ऑयल मार्केटिंग कंपनी में तो जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आई थिंक प्रेम से पास ऑन हो रहा है प्राइस व्हेनेवर द हाइक हैपेंस। और केरोसिन वाला जो एंगल भी है सरकार ने जो उठाया है, अंडर रिकवरी प्रॉब्लम इज मोर और लेस ओवर। प्राइस इज ऑल्सो गेटिंग पास्ड ऑन because you are announcing seeing a revision in price virtually every second week now. So that is one main reason of that. Okay. तो कम से कम अब क्रूड के बढ़ने से भी नुकसान नहीं होता, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव। अच्छा, बड़े ट्रेड्स होते दिख रहे हैं और भी मेरी स्क्रीन पर आज एक्शन जबरदस्त है हेमंत। बॉम्बे डाइंग, ये स्टॉक लेकर आइए आपके रेडार पर। बॉम्बे डाइंग में हाँ, एनएससी पर बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर। 10 लाख शेयरों का, ओके, 21 लाख शेयरों का कारोबार और हो चुका है। इसका मतलब शायद ट्रेड और भी हुए हैं, रिपोर्ट होंगे थोड़ी देर में। बॉम्बे डाइंग में 57.65 रुपए पर 0.5% हिस्सेदारी बॉम्बे डाइंग की बदली है, तो ये एक बड़ा ट्रेड बॉम्बे डाइंग में होता हुआ दिख रहा है, तो यहां पर एक्शन है। इसके साथ ही कैश मार्केट का और एक स्टॉक है मेरी लिस्ट में, डीबी रियल्टी। डीबी रियल्टी भी यहां पर एनएससी पर बड़ा ट्रेड हुआ है, 0.5% हिस्सेदारी यहां भी बदली है। 12 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है। कल ये डीबी रियल्टी भी भागा था सेकंड हाफ में, आप देखिए क्या रहा है, 12% ये चला है ये शेयर 2 ही दिन में, 7-8 और बाकी बचा हुआ कल 47-65 में ब्लॉक डील हुआ, 0.5%। एक्चुअली बॉम्बे डाइंग में भी रियल एस्टेट है और डीबी रियल्टी में भी रियल एस्टेट है, और दोनों मुंबई के प्लेयर है। कोई कनेक्शन पता कनेक्शन नहीं है जो आपने बताया। लेकिन 2 बड़े ट्रेड हो रहे हैं। मैं चार्ट्स पर राय लूंगा, निकाल के रखिएगा वागले साहब इन दोनों के चार्ट्स। लेकिन इस बीच एक और बड़ा ट्रेड है जो मुझे बताना है आपको।
सिंटेक्स 1% के आसपास सिंटेक्स में हिस्सेदारी बदली। ये तो एफएलओ का स्टॉक है, सिंटेक्स में ऐसा क्या हुआ है? 82 रुपए 25 पैसे में 26,10,000 शेयरों का कारोबार एनएसई पर हुआ है और कैश में देखिए 36 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है। क्या जबरदस्त एक्शन हो रहा है। तो सिंटेक्स पर राय में सुब्रमण्यम साहब से लूंगा, वायदा कारोबार का स्टॉक है, क्या वहां पर कुछ एक्शन है? लेकिन डीबी रियल्टी, बॉम्बे डाइंग चार्ट पर कोई खरीदेंगे आप? डीबी रियल्टी खरीदूंगा। बॉम्बे डाइंग ऑलरेडी लेट है, यहां से भी ऊपर जा सकता है, 63, 64 का टारगेट बनता है। लेकिन मैं ये लेवल पे अगर बात करें तो 51, 50 करंटली डीबी रियल्टी ट्रेड हो रहा है। 47, 48 का स्टॉप लॉस, टारगेट ऑफ 60, यहां से 15% की अपमूव दिखती है। वाह, क्या तेजी देखने को मिल रही है। कैश के काउंटर्स ही आज किंग है। आप देखिए एक इस पर राय ले लें सिंटेक्स में। बिल्कुल सुब्रमण्यम साहब, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए सिंटेक्स। जी आई थिंक यहाँ पर एक नैरो बैंड के बाद अभी एक आई थिंक ये जो डीमर्जर की जो यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई उसके बाद अच्छी खासी स्फूर्ति आई है यहाँ पर। आई थिंक मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म में इसमें अगर 88 के आसपास ऊपर निकल जाए, अभी भी टाइम है ऑफकोर्स, लेकिन मेरा मानना है कि शायद अप ट्रेंड काफी स्ट्रांग हो सकती है, एक 95-100 तक जाने की क्षमता रखती है। तो मेरा मानना है कि शायद डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मेंस उम्मीद कर सकते हैं और इस लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, देखिए आप सिंटेक्स में जब से राइट्स इशू आया, राइट्स इशू भरा, उसके बाद से क्या तेजी देखने को मिल रही है। अब कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी इसके ऊपर बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले काफी सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे। मुझे याद है एक बड़ी फॉरेन फर्म ने 5 बड़े इश्यूज गिनाए थे स्टॉक के लिए, और अब देखिए सब बुलिश शेयर में बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा एक ऐसी चीज है जो सारे दुख दर्द और सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो राइट्स इश्यू के बाद जो पैसा आया है वो सिंटेक्स के लिए लोग पॉजिटिव मान रहे। 4.5% का उछाल, नहीं 3% का उछाल इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। एक और सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखाता है जनरली नतीजों में पिछले 2 क्वार्टर्स में, वो पेपर सेक्टर है। मेहरबान जी ये बताइए, पेपर स्टॉक्स में कौन सा एक पेपर शेयर जो आपको सबसे अच्छा लगता हो? आई थिंक इसे काफी क्लोजली ट्रैक करता है सेक्टर में। एडवांटेज है कि सबसे जो बड़ा प्लेयर है बलारपुर, उसके 3 प्लांट तकलीफ में है आज की तारीख में। तो द डिमांड हैज गॉन अप वेरी शार्पली फॉर राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर। और जो कंपनी उभर कर आता है विच अगेन डिस्क्लोजर पर्सनल होल्डिंग, फैमिली होल्डिंग, क्लाइंट्स होल्डिंग, इरादा है और खरीदना, इरादा नहीं है बेचना, बिकॉज वी सी अ वेरी शार्प मूव फॉर द नेक्स्ट 1 year, एटलीस्ट 60% अप मूव। नाम क्या सर कंपनी का? रुचिरा पेपर। रुचिरा पेपर सबसे साफ बैलेंस शीट, सबसे हाईएस्ट आरओई, राइटिंग प्रिंटिंग पेपर में जहां पे डिमांड बढ़ रही है। प्राइस हाइक्स होना ही है ये इंडस्ट्री में, बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ डिमांड राइट नाउ एंड सप्लाई थोड़ा कंस्टेंट में है। तो रुचिरा बिकॉज ऑफ अ वेरी सुपर बैलेंस शीट, जहां पे उनको डेट रेस करना प्रेम से कर सकता है, डेट इक्विटी भी कंफर्टेबल, आरओई भी हाई है। आई थिंक 90-94 के आसपास जो स्टॉक है 55 से बढ़ा हुआ, हमें लगता है कि मिनिमम 140 होना चाहिए अगले 6 से 9 महीने में। ओके, तो पेपर शेयरों पर मेहरबून जी की पैनी नजर है, और एक शेयर जो उन्होंने खुद के पोर्टफोलियो में खरीद रखा है और डिस्क्लोजर दे रहे हैं वो रुचिरा, और कह रहे हैं और भी खरीदेंगे। मैं अभी इससे ट्रेक करूंगा बहुत अच्छे से रुचिरा पेपर। बहुत चलिए, तो देखिए सबसे बढ़िया बात यही कि वो कई बार कहते हैं कि हलवाई मिठाई तो बनाता लेकिन खुद खाता नहीं, तो उसको क्या पता कि वो कैसी मिठाई है। ठीक बात। तो हमारे एक्सपर्ट जब वागले साहब कहते हैं कि औरोबिंदो क्या भाव में लिया था सर आपने? ऑलमोस्ट 10-15% नीचे हो गया। 15% भाव बताने में शर्म कर रहे हैं, 15 तो बहुत बढ़ गया इसलिए। और वैसे आपका रुचिरा क्या भाव में खरीदा हुआ है? 53। और अभी क्या भाव था? 53 क्या माय गॉड, डबल हुई। चलिए वक्त कम है थोड़ा सा हमारे सारे एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। मेहरबून संदीप वागले साहब, श्री सुब्रमण्यम साहब और साथ ही रजत बोस जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। फिर से बाजार मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे, बात करेंगे हम रितु गंगराड़े अरोड़ा जी से इस ब्रेक के बाद। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं केनरा HSBC ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस में डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट रितु गंगराड़े अरोड़ा जी। रितु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल तो यही लेना चाहता हूं कि बजट के बाद जो इतनी बड़ी नॉन स्टॉप तेजी हुई है भारतीय बाजारों में, क्या अब थोड़ा सावधान रहने का वक्त है या फिर घबराने की जरूरत नहीं, खास तौर से 2 ग्लोबल इवेंट्स की वजह से? एक तो अल्टीमेटली फेड कभी न कभी तो ब्याज दरें बढ़ाएगा, इसी साल बढ़ा दे, और दूसरा अमेरिका में इलेक्शन है। ये 2 इवेंट्स को कैसे देख रहे हैं आप? और अगर यूरोप में आपको डॉइश बैंक को लेकर चिंता है तो वो भी बताएं। धन्यवाद।
मुझे लगता है ग्लोबल पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अमेरिकन नतीजों पर मार्केट्स मुझे लगता है काफी निर्भर करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स अब हम जानते हैं डीकपल नहीं है ग्लोबल मार्केट से। जहां तक फेड की दरें बढ़ाने की बात है, मुझे लगता है वो काफी हद तक अब डिस्काउंट होता जा रहा है। इस बार काफी निंदा हुई है इस बात की कि फेड ने रेट इस बार क्यों नहीं बढ़ाए। काफी अनुकूल थी परिस्थितियां, रेट बढ़ाया जा सकता था पर नहीं बढ़ाया गया। तो शायद मुझे लगता है फेड अगली बार रेट बढ़ाएगा। और जैसे इस बार रेट कट इंडिया आरबीआई ने किया और उसका कोई खास मार्केट पर असर नहीं हुआ, शायद उसी तरह फेड का रेट बढ़ाने का भी अगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाता है, इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशंस ही बढ़ाता है, तो शायद बहुत ज्यादा असर ना हो। और ग्लोबली मुझे लगता है अब फोकस मॉनेटरी पॉलिसी से हटकर फिस्कल पॉलिसी पर चला जाएगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसीज बहुत सफल नहीं हुई हैं और फिस्कल डेफिसिट पर ध्यान न देकर फिस्कल एक्सपेंशन करना होगा सरकारों को, ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ वापस लौटे। ओके, चलिए तो ये रहा है फेड पर, लेकिन हम सबसे ज्यादा क्लोजली अब बाजार ट्रैक कर रहा है हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जी जो बयान दे रहे हैं। और अब जो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट है दूसरी, वो 9 अक्टूबर को होने वाली है। ये बताइए आपका अपना सेंस क्या है, कौन इस बार जीत सकता है? हालांकि कभी हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी हो जाता है, कभी हिलरी क्लिंटन का। अब विकीलीक्स की तरफ से जो बयान आए उसको देखकर लग रहा है कि हिलरी क्लिंटन थोड़ा पीछे जा रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला है, आप कैसे देख रही हैं इसे? राजनीतिक विशेषज्ञ मैं नहीं हूं, मैं बहुत अच्छे से नहीं समझती, बट ये मैं जरूर समझ रही हूं कि मार्केट्स के जो फेवरेट हैं वो हिलरी क्लिंटन है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो मार्केट्स को निराशा होगी, चिंता होगी, और उसका हम रिएक्शन मार्केट में देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हिलरी क्लिंटन जीतती हैं तो उसे शायद मार्केट कुछ हद तक डिस्काउंट कर रहा है और बहुत बड़ी रैली शायद ना हो। तो क्लियरली मार्केट ने अपना फेवरेट चुन लिया है। जी, तो ये अमेरिका के इलेक्शन पर आए, लेकिन जो हम सोचे थे परसों पॉलिसी आई पहली गवर्नर साहब की, तो एक तो पहले नए गवर्नर साहब की पॉलिसी पर भी आपसे राय लूंगा, और दूसरा ये कि कट भी दे दिया, आगे के लिए भी ऐसा कुछ खराब कहा नहीं, उसके बावजूद न बैंक शेयर चल रहे हैं न बाजार जिस स्पीड से भागना चाहिए वो भाग नहीं रहा। तो कैसे देख रहे हैं आप पॉलिसी के बाद के आउटकम को, और बैंकिंग शेयरों पर दोनों ही सरकारी और प्राइवेट बैंक पर क्या राय है आपके? मुझे लगता है मार्केट अगेन एक 25 बेसिस पॉइंट का कट डिस्काउंट कर चुका था और इसलिए हमने कोई खास तेजी नहीं देखी बैंकिंग स्टॉक्स में। यील्ड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अगर आप देखें तो उसमें डेफिनेटली थोड़ी रैली आई है, बट कंसिडरिंग कि उन्हें काफी अच्छा डविश स्टेटमेंट दिया है, आगे भी जैसी जरूरत होगी वैसे दरें काटेंगे, बट उसके बावजूद शायद मार्केट इतना उत्साहित नहीं हुआ, क्योंकि अब उसे डिस्काउंट करके दूसरी चिंताओं पर, दूसरी चीजों पर फोकस रहा है। और ग्लोबल मार्केट भी इस दौरान पिछले 1 महीने में थोड़े से डाउन रहे हैं, 1.5 से 2, 2.5-3% सभी गिरे हैं, और हम भी करीब उसी लाइन में कंसोलिडेट हुए। तो मार्केट काफी एक्सपेक्टेशंस पर पहले भी चल चुका था और हमने पहले भी ये बात पर चर्चा की है कि ये एक फेज टाइम करेक्शन का और कंसोलिडेशन का रहेगा, जिसके बाद मुझे लगता है मार्केट को दोबारा एक सशक्त अपस्विंग मिलना चाहिए। ओके मैडम, एक चीज जो फेस्टिवल सीजन में हम देख रहे हैं बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, वो ऑटो की बिक्री का आंकड़ा है। क्या जबरदस्त सेल्स इन्होंने दिखाई है पिछले महीने। ऑटो शेयरों पर आपकी राय जानना चाहता हूं। पैसेंजर कार्स जैसे कि आप जानते हैं, मेरे लिए हमें काफी समय से एक ओवरवेट सेक्टर रहा है ऑटो एंड, और नंबर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, और मुझे लगता है एक अच्छा कोना है हमारी इकोनॉमी का, जहां पर हम रिकवरी भी देख रहे हैं, बड़े रोबस्ट वॉल्यूम्स भी देख रहे हैं। ये जरूर थोड़ा सा डिस्काउंट करना चाहिए कि हम फेस्टिव सीजन में एंटर कर रहे हैं, इसलिए पाइपलाइन इन्वेंट्रीज फिल हो रही होंगी, इसलिए भी नंबर थोड़े से अच्छे दिख रहे हैं। बट उसको अगर हम डिस्काउंट भी करते हैं तो भी नंबर्स काफी अच्छे हैं, और मुझे ये सेक्टर अभी भी बहुत पसंद है। अभी भी ये सेक्टर मजबूत है, और मजबूत क्या, देखिए इतनी जबरदस्त अच्छी तेजी बनी है तमाम शेयरों में, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल्स वाले हो,
सबके सब। और इस बीच बाजार दिन के हाई पॉइंट पर लौटता हुआ दिख रहा है। निफ्टी रिकवर हो गया पूरा और बैंक निफ्टी हरे निशान में आया पहली बार। ये एक बहुत ही बेहतरीन संकेत है बाजार के लिए। तो 8,775 का हाई है, उसके बेहद करीब हम ट्रेड कर रहे हैं, सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स। और बैंक मिड कैप में 0.5% की तरह। ये मिड कैप शेयरों पर राय लेना चाहता हूं। ज्यादातर घरेलू फंड मैनेजर्स हमारे ऋतु जी बुलिश होते हैं इन शेयरों पर, ज्यादा पैसा वहां जाता है उनका। लाइफ टाइम हाई पर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करें, आपको सावधानी लगती है या नहीं? स्टोरी इतनी दमदार है कि इन भाव में भी बुरे नहीं है ये शेयर। नए निवेश मुझे लगता है बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी शेयर्स निवेश के लायक हैं मिड कैप्स। तो डेफिनेटली कुछ समय टाइम करेक्शन भी हो सकता है और इन शेयरों में काफी शार्प स्टॉक मूवमेंट भी होता है। जो हम फंड मैनेजर्स होते हैं वो काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे होते हैं, बट अगर इंडिविजुअल्स निवेश करते हैं तो सावधानी से करें। और ये बहुत बड़ा पूल है, आप इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स के बाहर भी देख सकते हैं, बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं। तो एक बॉटम अप सिलेक्शन से ही करें, फंडामेंटल एनालिसिस करके ही नया निवेश करें इन स्टॉक्स में, क्योंकि कुछ काफी महंगे हैं। ये सेंसेक्स ने सेंचुरी मार दी है, मिड कैप इंडेक्स 0.5% मजबूत है, बैंक निफ्टी कमजोर खुला। लेकिन आज जो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट दिन है वो वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है और लगता है कि बड़ी गिरावट के बाद अब यहां पर थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस कवर होती हुई नजर आ रही हैं। तो इस पर रखिएगा नजर आज 3:30 बजे तक ये किस तरह से यहां से अब रिकवर करती है। पहला सेंटेंस इस शो में जो हमने शुरू किया था वही अभी भी है, दोनों तरफ मौके हैं। आज का दिन ट्रेडिंग के लिए दोनों तरफ मौके देगा और पहला मौका आपको नीचे मिला है, अब दूसरा मौका ऊपर भी मिलेगा। मौके मिलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इजाजत लेनी होगी ऋतु जी से। ऋतु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। बेहद मजबूत है बाजार, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट पूरे एक्शन में है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। लेकिन फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि अब हमारी नजर रहने वाली है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। आपके सवालों के जवाब भी देंगे। जी हाँ, सौदा आपका हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।